जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के बारे में। दोस्तों ये फिल्म एक फेमस गेम की अडेप्टेशन है। जैसी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें फ्रेडीज फेजवियर नाम का एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जो कि अबैंडन्ड था और वो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था। वहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो किसी चीज से भाग रहा था, मानो कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो गार्ड दरवाजा खोल के वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अजीब सी मशीन में बंद पाता है। तभी वो गार्ड अपने सामने एक मशीन को देखता है जो कि उसके मुंह की तरफ चली आ रही थी और उसके पीछे एक ड्रिल मशीन लगी हुई थी, यानी कि वो उसका मुंह पिचकाने वाली थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ माइक नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अनाथ था और उसकी एक छोटी बहन थी एबी, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके माता पिता के चले जाने के बाद वो एबी का ख्याल रख रहा था और उन दोनों के अलावा उनका कोई भी नहीं था। माइक पैसे कमाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था, लेकिन अपनी जॉब पे उसे एक छोटा बच्चा नजर आता है और जबरदस्ती कोई उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो बंदा उसे किडनैप करके ले जा रहा है। इसीलिए उस बंदे पे अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो कोई किडनैपर नहीं बल्कि उसका पिता था और इस गलती की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो अपने करियर काउंसलर के पास जाता है जिसका नाम स्टीव था और वो उससे कहता है कि उसे नौकरी चाहिए तो वो उसे जल्दी से नौकरी दिलाए। स्टीव उससे कहता है कि उसके पास एक नौकरी मौजूद है लेकिन उसके लिए उसे रात को काम करना पड़ेगा। वो एक प्लेग्राउंड है और वहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता और उसे सिर्फ उस जगह की साफ सफाई करनी है और उसका ख्याल रखना है। माइक उससे कहता है कि वो नाइट शिफ्ट वाली जॉब हरगिज नहीं कर सकता और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो वापस अपने घर जाता है तो देखता है कि एबी की बेबी सिटर मैक्स वहाँ पे उसका इंतजार कर रही थी। वो मैक्स का शुक्रिया अदा करता है एबी का ख्याल रखने के लिए और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो नेचर की आवाज को प्ले करता है और उसके बाद नींद की गोली खाकर वो सो जाता है। कुछ ही देर में वो अपने आप को एक ड्रीम में पाता है जहाँ जब वो छोटा बच्चा था तो उसके माता पिता उसे और उसके भाई को लेकर पिकनिक पे गए थे, लेकिन वहीं पे उसका छोटा भाई किडनैप हो गया था और उसने वो गाड़ी देखी थी जिसके अंदर वो किडनैप होके जा रहा था। उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो गाड़ी हरगिज नहीं रुकती और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। माइक हर रोज सोते समय ये ड्रीम देखा करता था कि वो जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई को कौन किडनैप करके ले गया। अगले दिन माइक की आंट अपने लॉयर को लेकर डॉक्टर के पास आती है और उससे कहती है कि उसे लगता है कि माइक मेंटली स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो एबी का ख्याल नहीं रख सकता तो एबी को वो उसे सौंप दे। माइक उससे कहता है कि वो उसकी बहन है और वो जानता है कि वो उसका ख्याल कैसे रख सकता है। डॉक्टर सुन के उसकी आंट से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्द ही रिपोर्ट बना के दे देगी। उसके जाने के बाद वो माइक को समझाती है कि उसे कोई ना कोई जॉब करनी ही पड़ेगी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपनी बहन का ख्याल रख सके, क्योंकि अगर वो अर्निंग नहीं करेगा तो उसकी आंट को मौका मिल जाएगा उसकी बहन को उससे छीनने के लिए। उसकी बात सुन के माइक स्टीव को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जॉब करने के लिए तैयार है। तो स्टीव उसे टाइम और लोकेशन बता देता है और रात को माइक वहाँ पे पहुँचता है और हम देख पाते हैं कि वो वही प्ले ग्राउंड है जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने उस गार्ड को मरते हुए देखा था और माइक अब उस जगह का नया सिक्योरिटी गार्ड था। माइक उस जगह को एक्सप्लोर करता है और वहाँ पे उसे कुछ बड़ी टॉय मशीन्स मिलती हैं। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और सो जाता है, जहाँ पे वो फिर से उस ड्रीम को देखता है और जब वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसे कई सारे बच्चे नजर आते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर इस ड्रीम में ये बच्चे कहाँ से आ गए। तभी वो एक बच्चे का पीछा करने लगता है और उससे पूछता है कि वो उसे बताए कि उसके भाई को कौन ले गया। तभी एक पत्थर उसके पैर के आगे आ जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और इस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि मैक्स वहाँ पे पहले से ही आ रखी थी, जो कि एबी का वहाँ पे ख्याल रख रही थी। वो मैक्स का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वो उसे जल्द ही पैसे दे देगा। तो मैक्स उससे कहती है कि वो जानती है कि वो अभी केपेबल नहीं है पैसे देने के लिए और उसे कोई जल्दी नहीं है पैसे लेने की, तो वो कभी भी उसे पेमेंट दे सकता है। कुछ देर बाद उसकी आंट मैक्स और उसके बॉयफ्रेंड को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि वो उन दोनों को पैसे दे रही है ताकि वो माइक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके, जिससे कि उसे हेल्प हो सके एबी को अपने पास लाने की। मैक्स उससे कहती है कि एबी बहुत ही अच्छी लड़की है और माइक भी बहुत ही अच्छा है, तो उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि माइक एक नई जगह पे काम कर रहा है और अगर रात को वहाँ पे चोरी करने जाए तो माइक की जॉब खतरे में आ जाएगी, जिसकी मदद से वो एबी को अपने पास ला सकती है। उसका ये आइडिया उसकी आंट को पसंद आता है और वो उन्हें हायर कर लेती है। रात को माइक फिर से उस जगह पे जाता है और सो जाता है और फिर से वो वही ड्रीम देखता है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जब वो बच्चे उसके पास आते हैं तो वो उनका पीछा करने लगता है और जब वो एक बच्चे को पकड़ने
मारने की कोशिश करता है तो बच्चा उस पर चाकू से अटैक कर देता है और वो देख पाता है कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है। ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि लाइट जलने बुझने लगी है, इसलिए वो उसे फिक्स करता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी वो दरवाजे पे एक पुलिस वाले को देखता है तो वो उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ लड़की उसे बताती है कि उसका नाम वनेसा है और वो उसके हाथ में निकलता हुआ खून देख के उससे पूछती है कि आखिर उसे चोट कैसे लगी। माइक ये देख के हैरान हो जाता है कि सपने में जो उसे चोट लगी थी वो रियल लाइफ में कैसे लग गई। वनेसा उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो अक्सर इस जगह पे आया करती थी क्योंकि ये जगह उसकी फेवरेट जगह हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ से कुछ बच्चे गायब होने लगे तो इस जगह को बंद कर दिया गया। वनेसा उससे पूछती है कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है, तो माइक उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद वनेसा उसे हॉल में लेकर जाती है और वहाँ पे एक बटन दबाती है जिससे कि वहाँ पे जो भी मशीन होती हैं वो सभी नाचने लगती हैं। अगली सुबह जब वो उस जगह को बंद कर रहा होता है तो फिर से वनेसा उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और जगह को अपने दिमाग में ना घुसने दे और सिर्फ यहाँ पे जॉब करे। माइक जब वहाँ से जाता है तो मैक्स का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि वो सभी को लेकर वहाँ पर आ जाए ताकि वो लोग उसमें ब्रेक इन कर सके और वहाँ से कुछ सामान चुरा सके। कुछ देर बाद वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। एक बंदा जब किचन में तोड़फोड़ कर रहा होता है तो वहाँ पे उसे फ्रिज से कुछ आवाज आती है और जब वो फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक टॉय नजर आता है, लेकिन तभी अचानक वो टॉय गायब हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। तभी उसकी तरफ एक मशीन टॉय दौड़ता हुआ आता है और उसे जान से मार डालता है। जैसे कि हम ये जान पाते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो भी मशीन थी वो सभी जिंदा थी और वो लोग देख और सुन पा रहे थे। वो सभी मिलकर एक एक करके उनके सारे साथियों को मार डालते हैं और मैक्स जो कि बाहर होती है वो जब उनकी चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो भी अंदर जाती है देखने के लिए, लेकिन तभी एक छोटे लड़के की आत्मा उसके पास आती है और उसे फॉलो करने के लिए कहती है। जब वो उस बच्चे को फॉलो करती है तो वहाँ पे वो एक टॉय को देखती है जो कि उस पर अटैक कर देता है जिससे मैक्स की मौत हो जाती है। इधर माइक जब एबी के पास होता है तो देखता है कि एबी हर वक्त कोई ना कोई ड्राइंग बनाती ही रहती थी। तभी एबी उसके कोर्ट के पेपर्स देख लेती है और वो समझ जाती है कि आंट उसको अपने साथ ले जाना चाहती है। वो माइक से कहती है कि वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है और किसी के साथ नहीं। तभी उनके घर के बाहर वेनेसा आती है जो कि एबी को देख के उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। माइक उससे कहता है कि ये उसकी छोटी बहन है। वेनेसा माइक को बताती है कि जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे किसी ने ब्रेक इन किया था और वहाँ पे कुछ सामान भी गायब है, जिसका ये मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करता है। उसे वहाँ पे उसकी नींद की गोलियां भी मिली थी जिसे वो दिखाती है और उसे कहती है कि वो उसे बताए कि आखिर वो किस चीज से जूझ रहा है। माइक उससे कहता है कि जब वो छोटा था तो उसके सामने उसका छोटा भाई किडनैप हो गया था और ये गोलियां खाकर वो दोबारा से सोता है और अपने ड्रीम में जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे कौन किडनैप करके ले गया था। वो हर दिन ये जानने की कोशिश करता है, इसीलिए वो पिल्स को खाता है। कुछ सालों पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी एक बीमारी की वजह से और उसका पिता ये नहीं सह पाया जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई और तब से ही वो दोनों भाई बहन अकेले हो गए। वनेसा सुन के उससे कहती है कि वो उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है और वो आइंदा उस जगह पे कभी न सोए और अपनी ड्यूटी अच्छे से करे। रात को माइक मैक्स को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं पिक करती, जिसकी वजह से वो एबी को लेकर उस प्लेग्राउंड में ही चला जाता है। वो एबी का बिस्तर लगा देता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे आराम से सोए। उसके सोने के बाद वो भी साफ सफाई करता है और खुद भी सो जाता है और उस ड्रीम में फिर से वो उस लड़के को मिलता है जिससे वो पूछता है कि आखिर वो उसके ड्रीम में कैसे आ गया। वो लड़का उससे कहता है कि वो उसे दिखा सकता है कि आखिर उसके भाई को कौन ले गया था, लेकिन अगर वो उसे बता देगा तो वो उसे क्या देगा। माइक उससे कहता है कि वो उसे कुछ भी देने के लिए तैयार है और सुनते ही वो लड़का उसके ड्रीम से गायब हो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो एबी के पास एक लड़के की आत्मा आती है जो कि उसे अपने साथ ले जाती है और जब माइक की आंखें खुलती हैं तो वो एबी को चिल्लाता हुआ सुन पाता है। जब वो एबी के पास जाता है तो देखता है कि वो उन मशीन्स के साथ खेल रही है और उसे यकीन नहीं होता कि आखिर ये मशीन जिंदा कैसे हैं। वो उन पर अटैक करने के लिए जाता है तो एबी उन्हें रोक देती है और उनसे कहती है कि ये उसका बड़ा भाई है तो वो उसे चोट ना पहुंचाए। ये सुनकर वो मशीन उसकी बात मानती हैं और उसके साथ खेलने लगती हैं। एबी अपने भाई से कहती है कि ये चारों उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। माइक को बहुत ही कंफ्यूजन होने लगती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए वो एबी को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। जो एबी की ड्राइंग की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि एबी इन्हीं लोगों की ड्राइंग बनाया करती है, जिससे उसे पता चलता है कि शायद एबी के सपने में ये लोग पहले से आते हैं। वो एबी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि आखिर उसके भाई को किडनैप किसने किया था, तो एबी उससे कहती है कि उसे लगता है कि शायद उन टॉयज को ये बात जरूर पता होगी, इसीलिए वो उनसे पूछेगी कि आखिर वो कहाँ पर है। रात को माइक फिर से एबी को लेकर वहाँ पे जाता है जहाँ पे वनेसा उनका इंतजार कर रही थी। तभी वो सारी मशीन वहाँ पर आती हैं और एबी के साथ खेलने लगती हैं और माइक वनेसा से पूछता है कि क्या वो पहले से ये सब जानती थी। वनेसा उससे कहती है कि वो पहले से ही उन सब की दोस्त है। उसके बाद वो माइक को लेकर स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पे टेबल क्लॉथ्स ढूंढने लगती है। माइक उससे कहता है कि आखिर उसे कैसे पता कि टेबल क्लॉथ यहीं पर होंगे, तो वनेसा उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी और वो इस जगह को अच्छे से जानती है।
तभी माइक वहाँ पे एक पड़ी हुई मशीन को छूने की कोशिश करता है तो वनेसा उसे रोकती है और उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो मशीन है इसमें ब्लेड्स लगी हुई हैं और अगर कोई इसे छूता है तो वो ब्लेड उसे लग जाती है। माइक सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। वनेसा उसे कुछ भी नहीं बताती और तभी वो देखते हैं कि एबी उनके साथ खेल रही है, लेकिन वो एक मशीन को गिटार को छू देती है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और ये देखकर माइक एबी को कार में बैठाता है और घर ले जाता है। वनेसा माइक से कहती है कि वो एबी को दोबारा यहाँ पे लेकर हरगिज ना आए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। माइक समझ जाता है कि अगर वनेसा उसके पास रहेगी तो उसे चोट पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपनी आंट को कॉल कर देता है और अगली सुबह उन्हें अपने घर बुला देता है और उनसे कहता है कि वो उसकी बहन को अपने साथ ले जा सकती हैं। एबी जब ये बात सुनती है तो वो अपने भाई को बहुत ज्यादा डांटती है और उसे कहती है कि वो सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहती है। उसके बाद माइक उस जगह पर जाता है और स्लीपिंग पिल्स खाता है और जब वो नींद में जाता है तो उसे एक अलग ही सपना नजर आता है। माइक कहता है कि ये उसका सपना हरगिज नहीं है। तो बच्चा वहाँ पर आकर उससे कहता है कि यही सपना तो वो देखना चाहता था, इसीलिए वो लोग उसे वही सपना दिखा रहे हैं। माइक उससे कहता है कि वो बताए कि आखिर वो कौन है जिसने उसके भाई को किडनैप किया था। तो बच्चा उससे बदले में एबी मांगता है और माइक पहले हाँ कह देता है और उसके बाद वो इनकार कर देता है, जिससे कि वो बच्चे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो उस पर अटैक करने लगते हैं। जब माइक की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो उसी मशीन पे है और उसका सर कुचलने वाला है, लेकिन तभी वो किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और बच जाता है। तभी वो मशीन वहाँ पर आकर उस पर अटैक करने लगती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर एबी की आंट उसके घर में होती है और हम देखते हैं कि एक मशीन वहाँ पर भी पहुंच चुकी है। वो छोटा बच्चा एबी को पुकारता है और उससे कहता है कि उसकी आंट सो चुकी है, लेकिन दरअसल उसने उसकी आंट को मार डाला था। तो दरअसल जो मशीन थी उसमें इन छोटे बच्चों की आत्माएं ही बसी हुई थी, इसीलिए छोटे बच्चे मशीन में भी जा सकते थे और ऐसा आत्मा बाहर भी आ सकते थे। वो बच्चा उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और एबी तैयार हो जाती है और उसके साथ वापस से उस जगह पर पहुंचती है। इधर माइक की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में पाता है, जहाँ वनेसा उससे मिलती है और उसे बताती है कि उसने उसकी जान बचाई है। माइक उससे कहता है कि वो वहाँ पे गया था फिर से वो सपना देखने के लिए और उस सपने में एक बच्चा आया और उसने एबी को उससे मांगा। पहले तो उसने हाँ किया लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया, जिससे कि वो लोग बहुत ही गुस्सा हो गए और उस पर अटैक करने लगे। वनेसा उसे इस बार सच बताती है और उसे कहती है कि 80s में कई सारे बच्चे वहाँ पे गायब हो गए थे। पुलिस ने उस पूरी जगह को छान मारा था लेकिन बच्चे उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया था। दरअसल जिस कातिल ने उन बच्चों को किडनैप किया था उसने उन बच्चों को उन मशीन में ही डाल दिया था और जान से मार डाला था, जिससे कि उन बच्चों की आत्माएं उसमें ट्रैप हो गई और वो मशीन भी जिंदा हो गई और जो कोई भी वहाँ पे आता है वो उन्हें मार डालती है। वहाँ पे एक येलो रैबिट है जो कि उनका लीडर है और वही वो कातिल भी है जिसने उन्हें बनाया है। वो बच्चे उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि आखिर वो कैसे मरे थे। वनेसा उसे ये भी बताती है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है और उसी ने बच्चों को किडनैप किया था और अब उसकी नजर एबी पर है और उसका जो भाई गैरेट था उसके पिता ने ही उसे भी किडनैप किया था और उसे एक मशीन में तब्दील कर दिया। ये सुन के माइक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि वो उन्हें स्टॉप कैसे करे। तो वनेसा उसे बताती है कि उन्हें स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उन्हें शॉक दिया जाए तो वो कुछ मिनट के लिए बेहोश हो जाते हैं। ये सुन के माइक इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लेता है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो वनेसा को वहाँ पर आने के लिए कहता है, लेकिन वनेसा उससे कहती है कि अगर वो वहाँ पे आई तो उसका पिता उसे मार डालेगा, इसीलिए माइक अकेले ही वहाँ पर जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए। वो सबसे पहले 2 टॉयज को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद वो डक के पास जाता है और उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। वो एबी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन छोटा टॉय उसे काट खाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसे भी शॉक देता है। वो डॉग टॉय जब एबी को पकड़ने वाला होता है तो उसे भी शॉक लग जाता है और हम देखते हैं कि वनेसा भी वहाँ पर आ गई है उनकी मदद करने के लिए। तभी वहाँ पे वो येलो रैबिट आता है जो कि वनेसा का पिता था और वो सबको उठा देता है और माइक से कहता है कि वो एबी उसे दे दे। माइक उसे इनकार करता है तो वो उसे बुरी तरह पीटता है जिससे माइक बेहोश हो जाता है और उसे कहती है कि वो उसे और भी कत्ल नहीं करने देगी। तभी उसका पिता अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि उसका पिता कोई और नहीं बल्कि स्टीव खुद है, जिसने माइक को जॉब पे रखा था और उसे भेजा था। वनेसा अपने पिता को शूट कर देती है लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं होता और वो वनेसा को चाकू से स्टैब कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। एबी अपने भाई को उठाती है और उसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो माइक उससे कहता है कि वो ड्राइंग के जरिए उन बच्चों की आत्माओं को बताए येलो रैबिट ने ही उन्हें मारा है और इस मशीन में ट्रैप किया है। उसकी ये बात सुन के एबी ड्राइंग बनाती है और उसे चिपका देती है और जब सभी मशीन उस ड्राइंग को देखती हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि आखिर उसी आदमी ने उन्हें मारा था। ये देखकर वो सभी येलो रैबिट पे अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और येलो रैबिट मरते हुए कहता है कि वो कभी मर ही नहीं सकता, वो दोबारा से जिंदा होकर आएगा बदला लेने के लिए। माइक एबी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है और वनेसा को हॉस्पिटल पहुँचा देता है जहाँ पे
उसका इलाज होता है, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। माइक अब अच्छा कमा पा रहा था और एबी का वो ख्याल रख पा रहा था। वो हॉस्पिटल में जाता है और वेनेसा थैंक यू कहता है उसकी बहन की जान बचाने के लिए। इधर हम देख पाते हैं कि येलो रैबिट अब भी जिंदा था और उन बच्चों की आत्माओं ने उसे ट्रैप करके रखा था और उस पर रोज अत्याचार करते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।